So the topic is sex determination in honeybee. ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस और otherwise known as haplodiploidy method. Now parthenogenesis का मतलब है अनफर्टिलाइज्ड एग, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड हैप्लोडिप्लॉइड मेथड का नेमिंग का सिग्निफिकेंस अभी क्लियर हो जाएगा। नाउ हनी बी में टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक बीहाइव में एक होती है क्वीन जो कि 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती है, दैट मीन्स फर्टिलाइज्ड, एंड इसका जो कैपेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी होता है, दैट इज फर्टाइल। सेकेंड वन इज वर्कर, अगेन 2n sets of chromosome but it is sterile, all the workers are sterile. And third one is drone is having n sets of chromosome, that means ये parthenogenetically produce होते हैं and these are fertile again. now यहाँ पे क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन में से ये दोनों के दोनों हो गए फीमेल, that means all the female honeybee are produced from zygote, whereas drone is male. now यहाँ पे एक बीहाइव के अंदर ये जो क्वीन है एंड वर्कर हैं, सारे के सारे फीमेल हैं, सारे के सारे 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ज़ाइगोट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन दैट केस क्वीन सिलेक्ट कैसे होती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए एक जितने भी वर्कर हैं लार्वल फॉर्म में, जब न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स, न्यूली प्रोड्यूस्ड लार्वल फॉर्म प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे, उनमें से एक सिलेक्टेड लार्वा के वो एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज रॉयल जेली, ठीक है। और ये रॉयल जेली का जो कॉम्पोजिशन होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज आर वेरी मच हेल्पफुल टू मेक ए स्पेसिफिक लार्वा एज ए फर्टाइल वन, फर्टाइल एडल्ट। सो न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रॉयल जेली का न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये क्या कर रहा है, क्वीन के अंदर क्वीन सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। एंड क्वीन सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वीन सिलेक्शन उसके फर्टिलिटी के बेसिस पे होगा। मान लेते हैं कि बहुत सारे लार्वल फॉर्म हैं, वर्कर बीज क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक लार्वा को सिलेक्ट करेंगे एंड उस लार्वा को रॉयल जेली सप्लाई करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके अंदर डेवलप करेगा एंड फाइनली दिस एडल्ट, और ये जो लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट में कन्वर्ट होगा, इसके अंदर फर्टिलिटी इंड्यूस होगा। एंड दैट इज द रीजन इन जो है एक बीहाइव के अंदर एक क्वीन रहती है एंड वो फर्टाइल होती है, बट रिमेनिंग जो लार्वा है, जो भी 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग फीमेल लार्वा है, वो सारे के सारे स्टेराइल होते हैं क्योंकि उन्हें रॉयल जेली नहीं मिला होता। तो यहाँ पे ओवरऑली हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एक बीहाइव के अंदर एक क्वीन है जो कि फर्टाइल है एंड काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती है। वर्कर्स ऑल आर स्टेराइल फीमेल एंड दिस ड्रोन आर फर्टाइल मेल। ना यहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग की बात आती है, तब सपोज एक क्वीन हनी बी 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग क्वीन हनी बी, ये क्या कर रही है, अपना गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। दिस इज ओवम, n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ओवम, ठीक है। एंड द ड्रोन्स आर ऑल्सो फर्टाइल, तो इनका जो गैमेट होगा दे विल कंटेन n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस वन इज ड्रोन एंड दिस वन इज क्वीन, ठीक है। अब इन दोनों का मेटिंग हो रहा है।
जब मेटिंग होगा तो कुछ एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डायरेक्टली पार्थेनोजेनेटिकली ये डेवलप कर जाएंगे इनटू ड्रोन्स। ये ड्रोन बन गया, ठीक है। एंड ये जो रिमेनिंग एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दे विल बी फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म्स, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। ये जो भी टू एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, दे विल बी फर्दर डेवलप्ड इनटू फीमेल। ये सारे के सारे फीमेल हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा मेल। इन दैट केस ये फीमेल में से अगेन एक क्वीन बन के सिलेक्ट होगी एंड बाकी रिमेनिंग जो भी हैं वो सारे के सारे वर्कर्स बन जाएंगे। नाउ अगर हम देखते हैं तो दिस इज द P1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज G1 एंड दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन की क्वीन जो है ये फर्दर अपना नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से गैमेटोजेनेसिस होगा, n हो गया, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग इट्स स्पर्म्स n। सो इन दैट केस अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है देन अगेन ये 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इट विल बी आइदर क्वीन और ड्रोन, सॉरी क्वीन और वर्कर। वेयरएज ये जो है ये डेवलप होगा इनटू ड्रोन, and as the drone is a male and workers and these are the females, तो ये हो गया G2 and this is F2। now F2 जनरेशन वाला जो ड्रोन है ये मेल है, इसका फादर इस जनरेशन में कहीं पे भी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ है। ये फीमेल, इस फीमेल का गैमेटोजेनेसिस हुआ, अगर ये गैमेटोजेनेसिस किसी मेल स्पर्म से फर्टिलाइज होता तो इसका फादर हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ये पार्थेनोजेनेटिकली ड्रोन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इस ड्रोन का फादर नहीं है। बट ये जो टू एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो इसकी मदर है, क्योंकि ये F2 जनरेशन है, F1 जनरेशन मदर जनरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो ये हो गया मदर जनरेशन एंड ये हो गया ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर जनरेशन। सो दिस वन एंड दिस वन, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो P1 एंड F1 के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इसका रिलेशन बनता है। तो इंटरमीडिएट जो F1 जनरेशन है ये हो गया उसका पेरेंटल जनरेशन। सो F2 जनरेशन का जो ड्रोन है, जो मेल इंडिविजुअल है, F1 जनरेशन में उसका फादर कोई भी नहीं है। F1 जनरेशन में जो गेमेट 2 ये बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन में कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स इसका फादर जनरेशन कुछ भी नहीं है, सॉरी पेरेंटल जनरेशन में फादर नहीं है लेकिन मदर है, क्योंकि इसी का ओवम है ये और इस ओवम से ही प्रोड्यूस हुआ है। फादर कब होता है, जब इस ओवम को फर्टिलाइज करने वाला कोई मेल स्पर्म होता तो उस मेल को हम इसका फादर कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए ये पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप हुआ है। सो इसका जो सन है, इस फीमेल का जो सन है इसके लिए फादर नहीं है, लेकिन अगर P1 जनरेशन में हम कंसिडर करते हैं तो ये कहाँ से आया हुआ है, इसका ओवम एंड इसका स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, इसका ओवम एंड इसका स्पर्म इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। अब ये जो है अगर इसकी मदर है तो इसके पास जो एन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एक इस फीमेल से आया हुआ है, एक इस मेल से आया हुआ है, तो इसका फादर कौन हो गया, ये हो गया इसका फादर। तो इन दैट केस इस ड्रोन का इस लेवल में कोई भी मेल पेरेंट नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स फादर नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर वाले जनरेशन में हम चले जाते हैं, P1 जनरेशन में चले जाते हैं, तो क्या हो रहा है, इस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, इस फीमेल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है एक ड्रोन का। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या बन गया, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया ग्रैंडसन। सो इसीलिए कंक्लूजन ये ड्रॉ किया गया है कि मेल हनी बी का ना तो फादर होता है ना सन हो सकता है, उसका होगा क्या, उसका आइदर ग्रैंडफादर हो सकता है या फिर ग्रैंडसन हो सकता है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन एंड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन ये क्लियरली मेंशन है कि मेल हनी बी डू नॉट हैव फादर बट दे हैव ग्रैंडफादर, दे ऑल्सो डू नॉट हैव सन बट दे हैव ग्रैंडसन, ठीक है। ये हो गया डिटर्मिनेशन इन हनी बी पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेटिकली डिटरमाइन होता है या फिर हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड में इसको एनालाइज
किया जाता है। अब हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल्स, जितने अनफर्टिलाइज्ड एग जितने भी हैं वो सारे के सारे मेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेयर डिप्लॉइड सेल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे फीमेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑली यहाँ पे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा सकता है, हैप्लॉइड gives rise to male individual, haploid male and diploid female। ठीक है, ये हो गया एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि जेनेटिक्स के लास्ट वाले पोर्शन में दिया गया है, बुक के लास्ट वाले पोर्शन में दिया गया है। ध्यान देना, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।